पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पे ब्राह्मणों को लुभाने की एक और कोशिश की। उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद छिड़ी बहस का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस ने समाज का अपमान किया है, यानी ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, जबकि बसपा सरकार ने ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने एक बार फिर से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जिक्र करते हुए 27 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे चलने के संकेत भी दे डाले, यानी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश मायावती भी कर रही हैं और 27 में एक चुनौती पेश करने की कोशिश भी कर रही हैं। आज उन्हीं के बयान पे विश्लेषण भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मायावती को सोशल इंजीनियरिंग की फिर आई याद। बसपा सुप्रीमो को भी चाहिए ब्राह्मणों का साथ। सर्वजन हिताय से 27 की वैतरणी करनी है पार। अपने जन्मदिन पर मायावती ने दिए बड़े बयान। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, उनसे लाभ पहुंचा। जनता के दिल में जगह बनाए रखने के लिए पूरे देश में मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि बीएसपी को पीछे रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी समय समय पर तमाम प्रयास करते रहे। उन्होंने पिछले महीने 2025 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण समाज के सभी दल के ब्राह्मण समाज के विधायकों के अपनी उपेक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करने का भी जिक्र किया। मायावती ने कहा कि बसपा ने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी। ब्राह्मण समाज को भी बीजेपी, सपा और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। इस बार बीएसपी सरकार बनने पर इनकी चाहत पूरी होगी। इसके अलावा क्षत्रिय और अन्य समाज की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में व हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। अपने 70वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ब्राह्मणों सहित सामान्य वर्ग के सम्मान की बात कहे जाने से एक बात तो साफ हो गई कि वो एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग की राह पर चलना चाहती हैं, जिसके रास्ते वो यूपी की सत्ता पर कभी काबिज हुई थी। दरअसल एक वो दौर भी था कि जब दलित और मुस्लिम समीकरणों की सियासत करने वाली मायावती कहती थी कि तिलक, तराजू और तलवार, यानी कि अगली जातियों से कोई सरोकार नहीं रखती थी। लेकिन जल्द ही मायावती को ये समझ आ गया था कि सत्ता तक जाना है तो फिर सबका साथ लेना होगा। लिहाजा उन्होंने पार्टी लाइन को बदला और फिर वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय तक आ गई और एक बार फिर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और अन्य समाज को मान सम्मान देने का दावा करने वाली मायावती के बयान को लेकर बीजेपी और सपा की ओर से भी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। देखिए, ऐसा यार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है जी, लेकिन हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते
हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो हमारा कोई मतदाता छूटने ना पावे, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि जहां भी जिसका भी नाम छूटा हो और एक टारगेट दिया गया है कि उसको पूरा करें। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे, अकेले अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। मायावती जहाँ तक सवाल है, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो खुद अपने आचरण के बारे में विचार करें। वो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि यह सुविधा भोगी राजनीति का दौर नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित पिट रहा है, अकलियत के लोग पिट रहे हैं, और कुल मिलाकर के घर में बैठी बैठी ये राजनीति करती रहे, ये राजनीति में नहीं चलेगा। लोगों में वोट जब करते हैं, जब लोगों में भरोसा पैदा हो जाता है कि संकट के दौर में ये राजनीतिक पार्टी, ये व्यक्ति हमारा साथ देगा। मायावती के जो कर्म है उसके चलते जो बची कुची बीएसपी है वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मायावती 27 में चलेंगी 2007 वाली रणनीति। सोशल इंजीनियरिंग से 27 का इलेक्शन। क्या बसपा का जनता करेगी सिलेक्शन? दलित मुस्लिम राजनीति से आगे बढ़ी मायावती। जन्मदिन पर मायावती ने दिया बड़ा बयान, सरकार बनी तो हर वर्ग को मिलेगा सम्मान। बहरहाल कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले जातियों वाला दाव यकीनी तौर पर दावों और वादों के बीच की एक धुरी होता है। ब्राह्मणों के मान सम्मान के साथ ही अन्य जातियों का जिक्र करके बसपा सुप्रीमो ने नब्ज को टटोलने की कोशिश तो की। अब उनकी ये कोशिश कितनी परवान चढ़ती है, ये 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय फिर से सुर्खियों में आ गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब 70 वर्ष की हो चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पार्टी की नीतियों, रीतियों और आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की स्थितियों को स्पष्ट किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने चिरपरिचित अंदाज में स्पष्ट किया कि आगे आने वाले सभी चुनाव वो अकेले दम पर ही लड़ेंगी, पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि जब पार्टी ने गठबंधन किया उस दौरान जो गठबंधन का दल था उसको बसपा का वोट तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसका खास तौर पर जो अपर कास्ट का वोट था वो बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे बीएसपी को हमेशा गठबंधन में फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा। उसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम के साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि ईवीएम को हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार इसका विरोध हो रहा है और कई देशों में ईवीएम को हटाकर वापस बैलेट पर चुनाव प्रक्रिया लाई गई है, तो ऐसे में इसको लेकर भी चीजें हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वो किसी भी बहकावे में ना आए और बसपा सरकार की चीजों को याद करें, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किस तरीके से काम हुआ है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर काफी हमले बोले, स्पष्ट भी किया कि जिस तरीके से सपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल थे, उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने अपने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसकी पार्टी के गुंडों ने ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर गेस्ट हाउस में जानलेवा हमला किया था। हालांकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बसपा सुप्रीमो ने आज अपनी राय रखी और आने वाले चुनाव में ब्राह्मणों को भी साधने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी बसपा ने चिंता व्यक्त की है, और जब बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में हमेशा ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया गया, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ऐसे में आने वाले समय में बसपा को लेकर सभी को एकजुट होना चाहिए, और बसपा की सरकार बनती है तो कहीं न कहीं बसपा अपने जो भी वादे हैं उन पर काम करेगी। कैमरामैन अमित साहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी पे बात करेंगे, एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ, शमसी आजाद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ है, रवि सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और प्रोफेसर कालीचरण है जो कि दलित चिंतक है। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत प्रोफेसर साहब आपसे करेंगे। प्रोफेसर साहब कि मायावती ने 22 और 24 के जो परिणाम देखे उसके बाद आज जो कहा, क्या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, एक नया फॉर्मूला, या फिर यूं कहें कि बहुत पुराने फॉर्मूले पे वापस लौटने की तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं।
देखिए, बहन जी ने जो जिस तरह से अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है। सभी बिंदुओं को लगभग जो बहन जी ने उठाया है, उन सभी बिंदुओं को उन्होंने अभी प्रस्तुत किया है। तो देखिए, बहन जी ने ब्राह्मणों को रेखांकित किया, ये बात अलग है, क्योंकि जो बैठक अभी असंतोष ब्राह्मणों की हुई थी भाजपा की, तो उसका चूंकि मामला बिल्कुल ताजा है, तो उसको उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है। लेकिन सभी समाज के लिए, खासकर उन्होंने बेस्ट का कहा, ठाकुरों का कहा, सभी का कहा, जाटों का उल्लेख किया, कृषकों का उल्लेख किया, सबका उल्लेख किया है। तो एक तरह से सर्वजन का जो फार्मूला उनका था साथ वाला, उस पर लौटने की कवायद है। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आज दिन भर आपने देखा होगा, मैं तो देखा है, तो सब जगह मतलब सोशल मीडिया पे छाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के लोग भी उनको खूब बधाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व भर करके आया है। मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर जिस तरह की रैलियां आज हुई उनके जन्मदिन पर, वो उनकी पुनर्वापसी का आख्यान लिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मन बन रहा है दलितों का, वो फिर से अपनी पार्टी के लिए उनका मन बना है। और निश्चय ही बहन जी जिस तरह से अब सक्रिय हुई हैं, और निश्चय ही ब्राह्मणों का जो असंतोष बाहरी तौर पर देखने को मिला, अंदरूनी तौर पर तो उसको महसूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको बंद करा दिया गया है। लेकिन जो उभर करके आया है, तो निश्चय ही उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया है कि भाई आप आइए, साथ में आपने हमारी सरकार बनाई थी, आपके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की थी, सभी जातियों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के अच्छा सुशासन दिया था। तो उस फार्मूले को उन्होंने दोहराया है, बताया है अपने अपने तेवर में, उनका जो अंदाज उस अंदाज में बताया है। तो निश्चय ही ब्राह्मणों के अंदर ये, लेकिन हाँ ये सही बात है, बड़ा प्रश्न है कि भाजपा के रहते हुए ब्राह्मण वहां से टस से मस होंगे, इसमें संदेह है। हाँ ये जरूर है कि जो असंतुष्ट ब्राह्मण हैं, यदि वो सपा को नहीं चाह रहे हैं और भाजपा को वोट नहीं ही करना चाहते हैं, तो निश्चय ही बहन जी का निमंत्रण उनके लिए है और वो वहां जा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बहन जी का ये निमंत्रण है कि भी ब्राह्मणों का जो सम्मान है वो सिर्फ बीएसपी में है, बीजेपी में नहीं है। उधर बीजेपी के नए अध्यक्ष वो दलित के घर खाना खा रहे हैं, वो उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति का पैटर्न चेंज हो रहा है क्या? नहीं, देखिए चेंज, देखिए हर चुनाव में कुछ ना कुछ चीजें बदलती हैं, और ये बदलता परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। राजनीति में सब जगह सांस्कृतिक हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो सब जगह परिवर्तन हो रहा है। तो पार्टियां भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करती हैं। भाजपा ने भी परिवर्तन किया, सपा ने तो आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। मतलब जो लोहिया का नाम रखती थी, माननीय लोहिया जी का नाम रखती थी, वो बाबा साहब का नाम रट रहे हैं, संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं। इन्हीं ने पदावनति करके जो दलितों का इतना नुकसान किया था, और बाबा साहब पर कोई विचार गोष्ठी इनके यहाँ किसी उसमें नहीं हो सकती थी, आज पूरी तरह बदल गए हैं। तो इसी तरह से देखिए, जो माननीय भाजपा की सरकार है, मोदी जी ने, माने वहां बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी स्टैचू लगने की तैयारी चल रही है। यहाँ भी अलग से एक केंद्र बनाया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं लगातार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीएसपी का पक्ष रखने के लिए कोई होता नहीं। प्रोफेसर साहब, एक चीज ये भी है कि भाई, हाँ प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी है कि मायावती चूंकि एक तरफ तो कुछ वक्त पहले जब 19 का चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के साथ आई, गेस्ट हाउस कांड कब हुआ था, अब गेस्ट हाउस कांड के बाद साथ में चुनाव लड़ लिया, आज फिर उसी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया जा रहा है। तो अब भी सिंपैथी पाने की कोशिश है क्या? जबकि जनता तो जानती है भाई, अगर सपा इतनी बुरी थी तो आप साथ क्यों चले गए? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के ट्रायल होते हैं, सभी प्रयोग करते हैं। तो बहन जी भी लगातार प्रयोग करती रही हैं, सामाजिक प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग हुए, ये भी एक प्रयोग था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट हमारे लोगों को ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो एक ये समस्या है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सपा की ओर ही वोट गया है। बीएसपी का सर्वाधिक वोट कहाँ गया है? सपा की ओर। तो वहीं से तो वोट वापस आएगा। तो जो दलित और पिछड़े लोग हैं, जो किसी तरह से सपा के झांसे में आकर के उनकी तरफ चले गए थे, तो उनको वापस लाना होगा। तो कैसे वापस लाएंगे? लेकिन वोट पैटर्न तो प्रोफेसर साहब ये कहता है, वोट का पैटर्न कि 2019 में जो गठबंधन हुआ, सपा का वोट तो ट्रांसफर हो गया बीएसपी की तरफ, लेकिन बीएसपी का सपा की तरफ नहीं गया, इसलिए वो 5 पे रह गए, 10 इन्होंने हासिल कर ली सीटें। वो सीटें दूसरे प्रकार की थी। उनकी जो सीटें जहां थी, उनको अपने हिसाब से उनको पटकनी मिली है। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अमूमन ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये एक नया प्रयोग नहीं है। बहन जी ऐसा प्रयोग करती रही हैं। और देखिए, असल में सपा जिस तरह से दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, तो उसको रोकना भी तो जरूरी है। भाई बीएसपी का वोट गया कहाँ, कौन ले गया? तो भाजपा के साथ गया। तो ये ब्राह्मण वोट की बहाने इस तरफ से बात करेंगे। और ये भी सही बात है कि ब्राह्मण
असल में ब्राह्मण जो है कभी भी माने जो है द्वयम दर्जे का काम नहीं लेना चाहता है। ब्राह्मण कभी भी किसी भी दल में नहीं चाहता है कि उसको नंबर 3 पर रखा जाए। ठीक अब है। भाजपा में देखिए हाँ। ओबीसी नंबर 1 पर खेल रहा है। हाँ। ठाकुरों की तो सरकार के रूप में चलिए उनको ठीक है प्रोफेसर साहब, किया मैं ही जा लौटता हूं रहा है आपके पास। जगदीश तो सिंह भी हमारे साथ हैं। एक समस्या है जगदीश जी, ब्राह्मणों के साथ। चूंकि आपने उनका सुना कानूनी मैंने मामला लगातार है और 2-3 उनका सवाल कहना इसीलिए प्रोफेसर कि साहब से सरकार किए में कि बहन चीजों जी को के हम बाद समझ पाएं। ब्राह्मणों लेकिन का आज एक मायावती की बहुत जुबान बड़ा पे था, बीजेपी का कम और समाजवादी पार्टी का जिक्र ज्यादा था और उन्होंने बीजेपी से ज्यादा सपा को घेरा और कोसा। देखिए राजेश जी, उसका यही मतलब है कि सर्वाधिक वोट वहीं गया था। ठीक है, मैं जगदीश जी से सवाल। हाँ जगदीश जी। राजेश जी देखिए, सभी दल चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य कोई दल है कोई हो, सब जानते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए लगा हुआ, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे हर वर्ग का हो, हर वर्ग के का समर्थन समाजवादी पार्टी को है। और जब एक सब वर्ग समर्थन कर रहे हैं तो अब वोट तो उसी से काटना है। तो सारे बीएसपी का सारा वोट बैंक जो है अभी 24 में हमारे साथ आ गया। तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारे पास आ गया तो उसको वापस बुलाना है। तो वापस बुलाने के लिए चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, सबके सब कयाबायत करेंगे कि जो वोट समाजवादी पार्टी में चला गया है वो वापस आ जाए। लेकिन ये सब जान रहे हैं राजेश जी कि अब जो है ना बसपा में कुछ बचा है, ना किसी अन्य दल में कुछ बचा है, ना भाजपा में कुछ बचा है। बचा है तो केवल और केवल आशा भरी निगाहों से देश और प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं, जो नई सोच के नेता हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, नए विचार, आधुनिक विचारों के साथ काम करते हैं, आधुनिक विकास की नींव रखते हैं। तो सब सारे के सारे लोग अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं और अखिलेश यादव जी की सरकार बनना तय है 2027 में। पीडीए एकजुट है राजेश जी। लेकिन तो अब सभी दलों को घबराहट केवल सपा से है। भाजपा वाले दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जब उठते हैं तो अखिलेश जी के नाम से, जब सोते हैं तो अखिलेश जी के नाम से, वही हाल हर दल का है। तो अखिलेश जी सिंगल मैन, एक अकेला सब पर भारी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जो है त्राइमाम मचा हुआ उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इतना घबरा गई है कि उनको केवल सुबह से शाम तक शमसी आजाद साहब को केवल अखिलेश यादव जी दिखाई देते हैं। तो अखिलेश यादव जी के पास ताकत है और वो ताकत है जनता की, जनता के समर्थन की ताकत है। और उन्होंने जनता ने उनके साथ दिखा भी दिया 2024 में। तो अब जब बहन जी हो, जो मैंने कहा, राजेश जी, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। राजनीति में प्रयास करना भी चाहिए, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास में एक कड़ी ये भी है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष भी आपके जो पीडीए है उसमें जो डी का जो मतलब है उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए दलित के घर भोजन करके एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की कि देखिए हम आपके हित हैं। कर पाएंगे। और राजेश जी, दलित जानता है, इस प्रदेश का दलित जानता है कि उनका मान सम्मान, आरक्षण और संवैधानिक अधिकार, सब कुछ जो बीजेपी खा गई, उनका मान सम्मान और आरक्षण, जो लूट मची है उनके आरक्षण और सम्मान पे, वो सारा का सारा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अखिलेश यादव जी ही अब जो है सबके नेता हैं और पूरा पीडीए समाज उनके साथ मजबूती से के साथ खड़ा है। इसके अलावा राजेश जी, जितना पीड़ित, दुखी और अपमानित है, जो लोग बाटी चोखा खा करके अपना जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनका भी स्वागत है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे और शमसी आजाद साहब की बहुत अच्छी विदाई करेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर, ढोल ताशे के साथ। शमसी आजाद, आपने पूरी बात को सुना, मैं चाहूंगा आप ही रिएक्ट करें उनकी बात पे, फिर मैं रवि जी आपके पास आता हूं। देखा मैंने सर, देखा कि नेशनल डिबेट पे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब रटा रटा बयान देने के बाद नींद में चले जाते हैं। हमको लग रहा है कि जबरदस्ती इनको उठाकर भेजा गया या बैठाया गया कि आप भाई प्रवक्ता है तो थोड़ा सा बोलिए। यही हाल पूरे समाजवादी पार्टी के लोगों का है। कंडीशन से निकलते नहीं, कमरे से निकलते नहीं, सड़कों पर उतरते नहीं और बात करते लंबी चौड़ी। अभी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2024 में इनकलाब आ गया और क्या हो गया। तो अखिलेश यादव क्या प्रधानमंत्री बन गए, या शिवपाल यादव मुख्यमंत्री बन गए, राम गोपाल यादव कहीं के गृह मंत्री बन गए? हुआ क्या है?
इसके पहले भी एक बार इनकी जो है 35 सीटें आ चुकी हैं। ठीक है, थोड़ा सा जनता को इन्होंने भड़काया, जनता को जो है बहकाया, जनता को जो है गलत तरीके से मैसेज दिया। उधर से उनकी विपक्ष की जो दूसरी पार्टी, उसने जो है पैसा देने तक का आरोप लगाया, पैसा देने की लालच दिया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर चुनाव के बाद जो है लोगों ने जो है पैसा वसूली के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन तक किया कि भाई आपने पैसे की बात की, 8,500 रुपए कहाँ गए। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस अयोध्या सीट के लिए अखिलेश यादव जो अधीश प्रसाद को अपने साथ बैठाले रहते थे, उपचुनाव जब हुआ तो उन्हीं का लड़का वहां पर किस तरीके से हारा, ये भी लोगों ने देखा। किस तरह से आ रहा है तो उसको जनता जानती है। उस तरीके से आ रहा है कि आज भी जो है वहां पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा उनका लड़का। वहां के क्षेत्र की जनता ने कह दिया ये परिवारवाद जो है ये अपने घर में रहिए, आपको मौका दिया गया था, आपने भी कुछ नहीं किया। दोबारा आने वाले चुनाव में 29 के चुनाव में उनका भी पूरी तरीके से सूखा साफ हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बात ये करे, भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में राजेश जी एक इतना बड़ा जहाज है कि इस पर लोग सवार होते चले जाएंगे। लेकिन इस जहाज से लोगों को उम्मीदें भी बहुत हैं शमसी आजाद, और कई बार ये उम्मीदें भारी भी पड़ जाती हैं। तो जो अभी ब्राह्मणों की मीटिंग हुई विधायकों की, वो क्या जी का जंजाल बन रही है, क्योंकि उसी मीटिंग को आधार बना के बीएसपी भी अब अपना पैतरा चल रही है? एक सवाल राजेश जी यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस मीटिंग के बाद किसी नेता का बयान आया कि ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है, हम किसी और पार्टी में जा रहे हैं, हम भाजपा से इस्तीफा देने जा रहे हैं? अपने समाज की बैठक करना हमें तो नहीं लगता कि भाई कहीं से बुरा है। लेकिन फिर वो प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बुरा लग गया था सर? अगर किसी विधायक को बुरा नहीं लगा, किसी का बयान नहीं आया, तो प्रदेश अध्यक्ष को क्यों बुरा लग गया? उन्हें क्यों कहना पड़ा कि भाई दोबारा ऐसे बैठ के तो फिर बख्शेंगे नहीं? प्रदेश अध्यक्ष को अभी नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उनको ये है कि सारे समाज को साथ लेके चलना है। तो उनको ये लगा कि भाई अगर ब्रह्मा समाज इकट्ठा हुआ था तो उसमें ओबीसी, दलित और छत्तीस सारे समाज को, अल्पसंख्यक समाज सबको लेके चलना था। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई अकेले अकेले बैठक करने की जरूरत नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की बात है। क्योंकि हमारे सामने 2027 है और हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि बहुत सारे नामों के बाद ये परिवारवाद जो है समाजवादी पार्टी में कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, अखिलेश यादव बनेंगे, राज्यसभा कौन जाएगा, शिवपाल यादव जाएंगे, विधानसभा में कौन बैठेगा, ये बैठेंगे। तो ये तो अपने घर में तय कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक लंबी प्रक्रिया राजेश जी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बैठकर लगातार, और आपके चैनलों पर भी कई बार दिखाया गया किस तरीके से लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कितनी बैठकें की गई। उसके बाद एक ऐसा अध्यक्ष चुन कर लाया गया कि जिसके ऊपर विपक्ष भी पूरी तरीके से खामोश है कि इनके ऊपर कौन सा आरोप लगाए, कहीं पर इनका नाम है नहीं, कहीं भ्रष्टाचार किया नहीं, 5 बार के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। तो उनके ऊपर सारी छवि उनकी मजबूत है। उसके बाद लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष बौखलाया हुआ, इन्होंने तो अपने यहाँ के पूजा पाल को निकाल दिया। भाई महिलाओं के सम्मान की बात करते जरा सी इन्होंने तारीफ कर दी कि भाई योगी जी ने हमारे पति के हत्यारों को सजा दी, तो इनको इतना बुरा लग गया कि बाहर कर दिया। पूजा मिश्रा की राष्ट्रीय सचिव महिला भी इनकी चली जाती है महंत राजदास से मिलने के लिए, महिलाओं का सम्मान करते, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये तो अंदर बाहर की बात कर रहे। एक बार फिर अभी केशव प्रसाद जी ने बताया कि बहुत बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। उसके बाद अखिलेश यादव की आंख। ठीक है रवि जी, क्योंकि अब सबकी नजर ब्राह्मणों पर है, लेकिन मायावती ने भी ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश की और एक बयान देके उनको भी ये बताने की कोशिश की कि हम हितैषी हैं। लेकिन बीजेपी से ज्यादा, सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष उनके निशाने पे था। समाजवादी पार्टी भी थी तो कांग्रेस भी थी। राजेश भाई, मैं अपनी वाणी को आगाज करूं इससे पहले एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने भी एसआईआर के माध्यम से हमारा नाम छोटा कर दिया, रवि प्रताप सिंह को रवि सिंह बना दिया। एसआईआर में भी इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद यही हुआ है। और हमारे विंडो में नाम पूरा नहीं आ पाता, तो हो सकता है उस वजह से मैं आपका नाम और बड़ा करवा देता हूं। जो हमारे यहाँ सुपरवाइजर थे, उनके पिता का नाम सीताराम है तो सतीराम हो गया है। अब आते हैं जरा गंभीरता। चलिए आरपी सिंह जी का पूरा नाम भाई, शमसी भाई जी बोलिए। राजेश जी, शमसी जी को एक ही बात याद रहता है कि हमारे यहाँ सब कुछ चुना जाता है। अरे भाई, यहाँ तक वोट पड़ते हुए देखा है क्या आपने शमसी भाई? और इनको केवल अखिलेश यादव याद आते हैं, मोदी जी को राहुल जी और नेहरू जी याद आते हैं। इन्होंने लगता है उनका पेटेंट करा लिया है कि वो जब तक देश में रहेंगे दूसरे को इनका नाम नहीं लेने देंगे। चलिए, कम से कम इनको सोते जागते नाम तो याद आता है। अब बात आती है, देखिए मायावती जी की। 9 अक्टूबर को मायावती जी ने जो रैली की थी राजेश भाई, उसमें उन्होंने केवल 2 ही पार्टियों को घेरा था, मतलब जगदीश भाई को और हमको, और महिमा मंडन किया था भाजपा को। तो तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि उनकी बी टीम बनी है। अब इन लोगों ने कहा कि भैया आप अगर हमको कुछ भी नहीं बोलेंगी तो सीधे चस्पा हो जाएगा आपके ऊपर ये। तो उन्होंने इस चीज का ख्याल किया कि थोड़ा सा बीजेपी की तरफ भी हाथी का सूंड घुमा देते हैं, नहीं तो हम अब ये कैसे कहा जाएगा कि भाई आप बीजेपी की बी टीम है।
और मायावती जी के कहने से दलित वोटर कभी वोट नहीं देता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2019 में जब जगदीश भाई के साथ मायावती जी ने गठबंधन किया था तो 10 सीट तो उनकी निकल गई, लेकिन उनके कहने से यदि वोटर वोट देते तो सपा के भी सीटें निकलती और सपा के 5 लोग हुए। तो ये कहना मायावती जी का कि नहीं उनकी कोर वोट है और उनके कहने से कहीं पड़ती है, तो मुझे जरा इसमें संशय आता है। अब बात आती है ब्राह्मणों के ऊपर। देखिए उत्तर प्रदेश में 110 से लेके 115 ऐसी निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पे ब्राह्मण का प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा रहता है। यूं कहें कि वो कम से कम निर्णायक की भूमिका में होते हैं, वहां की राजनीति की दिशा और दशा को बनाते हैं। भाजपा तो अपने 21 प्रदेशों की सरकार में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री पाई नहीं, और ब्राह्मणों को इतना असहाय कब से समझने लगे कि बेचारे वो बैठक करते हैं तो इनके वो अध्यक्ष जी कहते हैं कि मत करिए, जबकि छोटी छोटी पार्टियां 2-2 4-4 एमएलए जिनके हैं वो लोग जब कर बैठ लेते हैं तो कभी कोई नहीं बोलता, चाहे वो निषाद जी बैठे, चाहे वो पटेल जी बैठे, चाहे वो बाबू साहब बैठे। लेकिन ब्राह्मण के ऊपर इनकी नजर होती है कि आप मत बैठिए। अब ये बताइए कि एक प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण है, क्या वो आज इस काबिल हो गया कि जो चाहता है वही अपनी बात करता है? हम लोगों ने कहा था कि इनके साथ ब्राह्मणों के साथ अन्याय जरूर हो रहा है, जिसको उन्होंने बड़ी गहराई से शिद्दत से महसूस किया है। तो समाजवादी पार्टी ने भी ये बात कही थी कि यदि आपका ठीक से आपके सम्मान का कदर नहीं होता है तो हमारे साथ आइए। हम कह रहे हैं हमारे साथ आइए, आप आइए इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में, आपको वही उचित सम्मान मिलेगा। हमने तो कालांतर में न जाने कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं ब्राह्मणों के, और हमारे ऊपर ये एक चस्पा भी होता रहा कि नहीं ब्राह्मण हमारे को कोर वोट है, हमारे हमको वोट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय एक प्रबुद्ध समुदाय है और वो एक समझदार समुदाय है। निश्चित रूप से ब्राह्मण का अगर जहां पे मान नहीं होगा तो ब्राह्मण साप भी देता है और ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है। ब्राह्मण के वरदान से जीवन धन्य भी होता है। ठीक है शमसी आजाद, एक जवाब आपका, फिर मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं। शमसी आजाद। नहीं देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये कांग्रेस पार्टी जो है जिसका संगठन नजर आ रहा है वो सत्ता में आने की बात कर रहा है। तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको पता है कि सत्ता कहाँ, उसको पता है कि देश को बचाने काम कौन कर रहा है, देश को मजबूत करने का काम कौन कर रहा है, कौन सनातनियों को जो है रक्षा करने का काम कर रहा है, कौन राम जी के आदर्शों पर चलने का काम कर रहा है, कौन है जो काशी मथुरा प्रयाग और वृंदावन और उसको जो है सजाने का काम कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में पर्यटन शमसी भाई सनातन खतरे में आ गया है क्या? उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने का काम कर रहा है, कौन जो है जीडीपी बढ़ाने का काम कर रहा है, कौन माफियाओं को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम कर रहा है, कौन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहा है, कौन चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सारा समाज पूरी तरीके से समझ रहा है। जो अल्पसंख्यक समाज था, जिसको डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो वोट का अधिकार छीन लेगी, पाकिस्तान भेज देगी, बांग्लादेश भेज देगी, आपके घरों पर कब्जा कर लेगी, उनको भी आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी बात हो, तो उनको अपने साथ। शमसी भाई का जवाब मुझे जरूर देने दीजिएगा। हाँ दीजिए जवाब। लगाया इन्होंने। चुप हो आप, दीजिए जवाब। रवि प्रताप जी जवाब दे सकते हैं। राजेश भाई ये देश की जनता जानती है कि 2 करोड़ का वादा करके मुकर कौन गया। ये देश की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा कर्जे में देश को डूबो कौन दिया। ये देश की जनता जान रही है कि जिनके साथ गलबहियां कर रहे थे 200% अब टैरिफ लगने जा रहा है और एक बार बात नहीं करते हैं। देश की जनता जान रही है कि सेनाओं के साथ अन्याय किसने किया। ये देश की जनता ये भी जान रही है कि मकबरे और मस्जिद को तोड़ कौन रहा है। ये देश की जनता ये भी जान रही है कि आप किससे दहलीज पे अगर पेशाब निकल जाता है तो जीभ से चटवाते हैं। ये देश की जनता सब कुछ जान रही है और देश की जनता ये भी जान रही है कि कौन तोड़ने की बात कर रहा है। देश की जनता कल आपसे पूछेगी कि बात तो जोड़ने की करते थे और समाज को तोड़ रहे हैं। अरे प्रभु, इसी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी के मठ की जमीन किसकी है प्रभु? दान दी गई थी असदुद्दीन दौला के पास और एक मौलवी ने, एक संत ने मांगा था। ये वहां के मतलब आपके इस मठ की दस्तावेज में भी दर्ज है और वहां के भूल भुलैया यानी जो है इमामबाड़े के दस्तावेज में दर्ज है। आपको वो नजर नहीं आता है। और देवरिया में एक मजार नजर आ जाता है जबकि 3 डिसमिल का उसका 99 साल का लीज था। और क्या सलाह मणि जी कह सकते हैं कि देवरिया में एक भी मंदिर नहीं बनाया सरकारी जमीन पे? अरे भाई कहां तक चलोगे? शमसी भाई कुछ तो आईना बदलो भाई, मेरे चश्मा पहनते हो, आप बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। नहीं, चश्मा आप भी लगाते तो आपके राहुल गांधी जी ने क्या इसके लिए कोई बीड़ा उठा लिया? क्या अजय राय जी ने उसके लिए धरना प्रदर्शन कर दिया? हम तो बीड़ा उठा रहे थे भाई, आपके पुलिस वाले मार रहे हैं, एसवाई के अध्यक्ष को लाठी चलवा रहे हो।
तो आप डर रहे हैं, इसका आप तो मतलब है ना उतरने ही नहीं दे रहे हो भाई, आप तो मोनोपोली चला रहे हो। करने का काम जो राजनीतिक पार्टियां, ये कहा गया बिल्कुल साहब कि जिस दिन जो सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन उस पार्टी का पतन हो जाएगा। तो आपकी पार्टी ने डरना शुरू कर दिया, आपकी पार्टी के अंदर वो हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि आपके शमसी नेता भाई 100 दिन का कार्यक्रम देख करके तो आप लोग घबरा गए हो, तो हमारे निसवाई के अध्यक्ष को मरवा रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मिलने नहीं दे रहे हो। सत्ता की है जिस तरीके से आप शासन की, आज देश की जनता जानती है, आपने देश की जनता को मूर्ख बता दिया, जिसने जो है तीसरी बार मोदी जी को और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुना है। क्या जनता इतनी समझदार नहीं है, इसको देख नहीं रहा है कौन है जिसने वादे किए, कौन है जिसने परिवारवाद किया। बहुत दिन नहीं है शमसी भाई। ठीक ठीक, वापिस मुद्दे पे प्रोफेसर साहब। हाँ, चलिए इधर उधर की बात नहीं, वापिस मुद्दे पे आते हैं। प्रोफेसर कालीचरण, प्रोफेसर साहब, एक तरफ मायावती ये भी कहती हैं कि एकला चलो की राह पे बसपा चलेगी, दूसरी तरफ ये संकेत भी दे देती हैं कि भाई हम देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि फलाना हमारा वोट जो है यानी दूसरे की पार्टी का वोट अगर हमारी तरफ आएगा तो हम गठबंधन भी कर सकते हैं। तो क्या माने, एकला चलो की राह ज्यादा आसान है या बिना गठबंधन के भला नहीं हो सकता प्रदेश में बसपा का? देखिए, अभी तक की जो उनकी टिप्पणियां आई हैं वो तो अकेले चलने का ही उनका मंतव्य है। अब ये देखिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अभी भी पर्याप्त समय है। किस समय क्या हो जाता है इसमें कोई कहा नहीं जा सकता है, कब मुद्दा बदल जाए ये राजनीति में होता रहता है। तो कौन सा मुद्दा कब आकर के हावी हो सकता है, ये हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भाजपा में ये ब्राह्मणों का मुद्दा आ गया, एकाएक उठा, तो स्वाभाविक रूप में कई मुद्दे तत्काल आते हैं और उनके अनुसार भी राजनीति तय होती है। तो अभी तो बहन जी ने जो कहा है कि वो अकेले ही चलेंगी, और ये पक्का है कि त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। जो अब तक मीडिया और सब कह रहे थे कि भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है, त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कि पीडीए की बात सपा करती है, उधर भाजपा की भी कोशिश है कि भाई हर समुदाय को हम अपने साथ रखें। बसपा के अगर 22 और 24 को देखें तो क्या 27 में वापसी का कोई संकेत आपको लगता है कि भाई किसी तरह से हो सकता है, क्योंकि 22 और 24 का अनुभव अच्छा नहीं रहा? बिल्कुल, आज उनके जो मतदाता, कोर मतदाता है, उनमें जो उत्साह दिखा है, हर जिला पर जो उत्साह दिखा है, मैं देखता रहा लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह की भीड़ हुई है और जिस तरह से उनके जन्म को सेलिब्रेट किया है, वो बता रहा है। मैंने विगत वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा है। इस बार जो चमत्कार हुआ है वो निश्चय, देखिए, अब मुझे लगता है कि बहन जी भले ही सुस्त पड़ जाएं, लेकिन उनका जागरूक मतदाता चुस्त और दुरुस्त है, वो सड़कों पे निकल आया है। उसने मन बना लिया है कि अब तो बीएसपी को वापस लाना है। बीएसपी को बिना वापस लाए ना बहुजन नायकों का सम्मान है, ना दलितों का सम्मान है, ना संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण है। ये जान गए हैं। तो दलितों ने जो मन बना लिया है कि संविधान का राज्य चाहिए, हमें संविधान का राज्य चाहिए, और संविधान का राज्य केवल बहन जी ला सकती हैं। इसमें कोई, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों का हम हाल देख रहे हैं, किस तरह से मचा हुआ है, नफरत का माहौल फैला हुआ है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी नहीं, तो फिर उनका ये भी तो देखा गया ना कि वो इतना मुखर हो के ना तो केंद्र के खिलाफ बोली है, ना राज्य के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। भाई वो सत्ता पक्ष से ज्यादा तो विपक्ष को घेरती हैं। फिर कई बार विपक्षी टीम जो सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, उन्हें पता है कि मतलब जो है भाजपा को यहाँ दलितों का जो सतर्क वोटर है, जो सजग वोटर है, बुद्धिजीवी है, वो भाजपा को वोट नहीं करता है, उन्हें पता है। इसलिए वोट तो जाता है यहाँ, जो कभी 5 किलो चावल में बिक जा रहा है, कभी और झांसे में आ जा रहा है, कभी गैस सिलेंडर में आ जा रहा है, इसमें बिक जाता है। ठीक है, रवि जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूँ। रवि प्रताप सिंह। मैं राजेश भाई ये कह रहा था कि जो बसपा का वोट परसेंटेज है वो एक रिदम में ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है। तो अब भाजपा को ये लग रहा है कि भाई हमने जो दलितों के साथ किया है अत्याचार, और जो SC/ST के मुकदमे ज्यादा हुए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में मौतें हैं, तो ये वोट हमारे साथ नहीं सटेंगे। तो किसी तरीके से मायावती जी को जिंदा रखिए, खड़ा रखिए कि वो वोट सपा के तरफ या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो। कम से कम वो शिफ्ट नहीं होते हैं तो हम लड़ाई में बने रहेंगे। अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो इनके लिए परेशानी होगी। तो ये बसपा को जीतने जिताने, सरकार बनाने की बात नहीं है। भाजपा की हताशा है कि ये वोट का परसेंटेज किसी तरीके से मायावती जी के साथ रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अगर जगदीश जी ऐसा हुआ तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी को होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का नुकसान का प्रश्न ही नहीं है राजेश जी। समाजवादी पार्टी के साथ ये वोट जुड़ चुका है, और चूंकि ये वोट जान रहा है कि अब भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है राजेश जी। और पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन है वो तो कह रहे हैं कि हमें विकल्प, आप बता रहे हैं हम विकल्प, तो पहले आप लोग पहले
फाइनल कर लीजिए कौन विकल्प है। ये नहीं, गठबंधन हमारे टूट जाएगा। ऐसा है आजाद साहब, आप मंत्र चिंता मुद्दे मत को करिए, लेकर हमारा के सपा आ गई गठबंधन है। आप राय तो भाजपा क्या जिस जो तरीके है से बयान मेरी लगा लाल मुद्दे को घसीट उठा रही है सपने कि हम मत भी दिखिए कि मंत्र हमारा बनाएंगे। गठबंधन टूट बयान जाएगा। लगातार आ रहा है तो उस तरीके से तो ये लग रहा है कि टूट ही जाएगा। अजय राय तो नहीं अभी नहीं तक कहीं नहीं, पर आप खुश हो लीजिए थोड़े समय के लिए, हमारा गठबंधन रहेगा। आप थोड़े समय के लिए खुश हो लीजिए, लेकिन गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जिस तरह से आपको 24 में हराए वैसे ही 27 में हराएंगे और अंतिम विदाई आपकी 29 में दिल्ली करेंगे। में दिखा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे, मध्य प्रदेश में दिखा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे, महाराष्ट्र में भी दिखा, पंजाब में भी दिखा, जम्मू कश्मीर तक में दिखा जहां आपका संगठन भी नहीं था वहां भी आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही थे, जहां आपका कार्यालय तक नहीं खुला था वहां भी आप चुनाव लड़ने गए थे और नहीं, जीरो करवा दी। हम हर जगह भाजपा के खिलाफ थे। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं शमशेर भाई। क्या ना गठबंधन आप आपने जरा इसका इसमें मतलब संशोधन कर लीजिए। समाजवादी पार्टी सदैव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करती है और जहां भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की समाप्त की घोषणा होगी और पहले 27 में और फिर 29 में। ये है शमसी आजाद साहब, आप खुश हो लीजिए, शमसी आजाद, हमको कोई चिंता 24 से समाजवादी पार्टी इतनी गदगद है कि 27 में भी आपकी समाप्ति की बात की जा रही है कि भैया सफाया हो जाएगा 27 में। नहीं, वो दिख रहा है ना, हमने तो बताया ना कि जैसे उपचुनाव हुआ वैसे ही समझ में आ गया 10 में से कैसी सीटें इनके पास आई, वो बिल्कुल साफ अरे दिख गया। अब उपचुनाव की बात मत करिए, अब आम चुनाव की बात करिए आजाद साहब। इनका आजमगढ़ का किला जो सबसे मजबूत हुआ था हमने वहां पर भी सेंग लगाई, रामपुर का किला हमने वहां पर भी कब्जा किया, तो ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जो समाजवादी पार्टी के किले में हमने सेंग न लगाई और हमने वहां पर जीत न दर्ज की हो। हम पूरी तरीके से मजबूत है और आज कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पर लगातार काम कर रही है। और ये लोग कहते हैं कि जो है डायलॉगबाजी से हम चुनाव जीत लेंगे, तो डायलॉगबाजी अलग चीज है। अच्छा, ये 24 वाला चुनाव हम डायलॉगबाजी से जीते। आजाद साहब आप भी बहुत होशियार आदमी हैं। जिस तरीके से आपने भ्रमित भ्रमित नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने महिलाओं को और उसके बाद इस तरीके से जिस तरह से आप लोगों ने दलितों का अपमान किया, उनका आरक्षण छीना, पिछड़ों का अपमानित किया, उनका आरक्षण छीना, आपको अब जगह नहीं मिलेगी। केवल जो जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से वो झंडा लिए टहल रहे हैं ना, वैसे झंडा वैसे चले जाएंगे। दो तीन चीजें थी जिनके भरोसे आप सत्ता हासिल किया करते थे। सबसे पहले थे माफिया, जिनको उत्तर प्रदेश से खत्म किया गया। दूसरे जिनके पैसे पर आप राजनीति करते थे, फॉरेन फंडिंग, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया। और तीसरे अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज जो आपके साथ जुटा हुआ था, वो भी नींद से पहले जाग जाइए। ये नहीं, लेकिन शमसी आजाद पीडीए ने बेचैनी तो आपकी बढ़ा दी है, इसीलिए नए अध्यक्ष भी पीडीए में जो डी है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक मैसेज देने की कोशिश की दलित के घर खाना खा के साहब हम आपके हितैषी। कहीं पर भी कोई चिंता, कोई घबराहट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता या उनके मंत्रियों पर कहीं पर भी नहीं। हम सुचारू रूप से, हमको पता है किस तरीके से चुनाव होता है। हम जनता के बीच में, जनता के आशीर्वाद लगातार हमको मिलता रहता है, चाहे योजनाओं के माध्यम से, चाहे। ठीक है रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि प्रताप सिंह, रवि जी। राजेश भाई, हम बताया आपने। हाँ रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राजेश भाई, हम ये बताना चाहते हैं कि शमसी भाई कह रहे थे कि जनता आशीर्वाद दे रही है। अरे भाई, जनता आशीर्वाद नहीं दे रही है, कुछ टूल हैं आपके जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बरदस्त मिला है, जिसमें एक ज्ञानेश कुमार जी हैं और जो एक ईडी कहलाती है और तीसरे का नाम सीबीआई है। और आप कहते हैं कि हम घुसपैठ करते हैं या हम वहां मतलब घुस जाते हैं। घुसेंगे नहीं प्रभु, आप तो डकैती कर लेते हैं, आपको घुसने की क्या जरूरत है? सब तंत्र आपके पास है। अरे आप घुसेंगे क्यों भाई? आप जो नहीं आएगा उसको जबरी अपने मिलाएंगे, और जो बहुत ज्यादा करेगा जेल में भेजेंगे। तो आपके पास ये सब कुछ है शमसी भाई, कोई बात नहीं। लेकिन जो बात यह है कि मायावती जी का 2 से 3% वोट जो टूटेगा, मेरी अपनी जो समझदारी है और जैसा चार्ट कहता है, इतिहासकार है, वो डर सता रहा है आपको कि वो सपा और कांग्रेस में न जाए, क्योंकि कहीं भी सट गया, हमारे गठबंधन में सट गया, तो 2027 में आपकी विदाई पूर्ण रूप से हो जाएगी। क्योंकि जानते हैं बिहार में आपका केवल एक चीज मैं 0.77 बढ़ा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी से लोगों को चाहिए कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ईडी पे आरोप लगाना, सीबीआई पे आरोप लगाना, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, और हाँ एक चीज और, ईवीएम पे आरोप लगाना। तो ये चारों चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। भाई हम नहीं कह रहे हैं कि आप तोते की तरह काम करते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? ठीक है,
अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हैं देश कि का न्याय खत्म हो इंडेक्स गया है, कोड न्याय कहता है समाप्त हो शमसी गया भाई, है। उसकी बात तो कर ही जैसे सकते हैं हम। बयान सरकार के खिलाफ आता है वैसे ही आप कहते हैं कि न्यायपालिका जिंदाबाद, और जैसे ही आपके खिलाफ कोई आज जैसे बुलाया जाता है ईडी सीबीआई और न्यायालय में जो है राहुल गांधी की पेशी की बात होती है तो आप कहते हैं कि ये काला कानून है, झंडा कानून है। तो कम से कम एक चीज पर रहिए, या तो कानून का सम्मान करिए या कानून का विरोध मतलब करिए। आपके यहाँ कोई गाली भी दे दे तो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगी, और राहुल गांधी जी अगर मंच से कोई दूसरा कह दे तो आप उनको डिफेमेशन का केस दाखिल कर देते हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ केस नहीं कर रहे हैं भाई। और आपके यहाँ तो मंच से टीवी पे बैठ के प्रवक्ता गाली देता है तभी कोई नहीं कहता है, मुकदमे नहीं होता है भाई। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ईडी सीबीआई और हमारे यहाँ हम कानून का सहारा लेते हैं, हम जाते हैं कोर्ट जाते हैं, हम थाने जाते हैं, मुकदमा करते हैं। आप भी जाइए, आपके अंदर भी अगर है कानून पे आपका एकाधिकार है कि हम जाएंगे तो नहीं होगा और आप जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं कि आप जाइए, आप आपको जाते तो ही जिसको कहाँ? करना होता है भाई 26 साल बाद में मुकदमा करके आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आप इसका मतलब यही बात है कि संविधान और कानून का जो है ना आपने कभी सम्मान किया ना, आप कानून और संविधान का सम्मान करना जानते हैं। आज हाई कोर्ट अरे शमसी भाई, जब देश आजाद हुआ तो संविधान की तौहीन आपने किया। जब आप पहली बार सरकार में आए तो संविधान समीक्षा की बात आपने किया। सुन लीजिए शमसी भाई एक मिनट। जब देश आजाद हुआ तो संविधान की अवहेलना आपने की, और आदरणीय वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा की बात की, और मोदी जी कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे। तो संविधान के साथ खेलने का काम आप करते हैं, हम संविधान के साथ खेलते नहीं, हम तो दिलों से लगा के और उसको पूजा करते हैं। हमारे लिए सब कुछ वही है। भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान मानते हैं, उनके जो संविधान बनाया गया है, जो उनकी कमेटी ने संविधान बनाया, भीमराव बाबा साहब का अपमान संसद में आपके गृह मंत्री करते हैं। दिखा वो अखिलेश यादव जी ने कितना सम्मान किया, वो भी दिखा। नहीं, जो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहब का सम्मान किया, वो पूरा देश देखा है। पूरे देश ने देखा भाई। जगदीश सिंह को नहीं दिखेगा, चश्मा बदलना पड़ेगा, हम भी बदलेंगे इनके साथ। तो ऐसे में क्योंकि बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाप्त। अरे बाबा साहब का सम्मान करिए। अब बाबा साहब इनको बहुत याद आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जगदीश ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही उत्तर प्रदेश से चाहती है कि समाजवादी पार्टी कमजोर हो ताकि वो उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करे, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत ना हो, क्योंकि अगर वो मजबूत हो गई तो वही इनके में छिटक के चला जाएगा। तो इन दोनों की लड़ाई आपस में चल रही है, हमारा इनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई जो है अविश्वास से, हमारी लड़ाई जो है माफियाओं से, हमारी लड़ाई नहीं। अब इन दोनों से आगे तो तीसरा भी आ गया ना। अब अगर मायावती एक्टिव होती हैं तो फिर तो और समीकरण, अभी प्रोफेसर साहब थे हमारे साथ, वो कह रहे थे अब तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ये देखिए अब आरोप ये लगा रहे हैं तो मायावती बी टीम है, उन्होंने कह दिया तो भाई अब हम इस पर बयान देने ही हमारा कुछ बेकार है। वक्त बताएगा कि भाई देश किसके साथ है, देश की जनता किसके साथ है। लगातार आशीर्वाद जो जनता का मिल रहा है वो बिल्कुल साथ है कि 27 में भी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी, चाहे विपक्ष कितनी भी ताकत लगा ले, कितने भी जो डायलॉग मार ले, कितना भी जनता को भ्रमित कर ले, क्योंकि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो समाज चला गया है जब वोट के ठेकेदार हुआ करते थे, वोट को खरीद लिया करते थे, वोट को बेच दिया करते थे। आज देश की जनता जो है सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे किसी भी तरीके से मीडिया के माध्यम से देश की जनता को एक पल की खबर है कि कौन देश को बचाने की बात कर रहा है और कौन देश को डुबाने। जो परिवार न बचा पाए वो देश को बचाने की बात करता है। एक बार सत्ता आई थी 2000 दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा देश के ऊपर आपकी सरकार ने लाद दिया। 2012 से 2017 तक जो उत्तर प्रदेश की हालत थी वो देश अरे हमारा 1947 से दोस्त रसिया को आपने हमसे दूर कर दिया भाई। ट्रंप चाचा को यज्ञ करा के जिता रहे थे और टैरिफ लादे जा रहे हैं, बोल नहीं रहे हो। 70 बार ऑपरेशन सिंदूर पे बोल दिया, बोल नहीं रहे हो। आप पड़ोसी आंखें दिखा रहा है, बोल नहीं रहे हो। पूरे देश की प्रधानमंत्री को बुला के अपने यहाँ रखे हो, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बोल नहीं रहे हो। अरे भाई 56 इंच का छाती कहाँ चला गया शमसी भाई? प्रधानमंत्री थी नहीं, आपकी का हो गया क्या? इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थी, अपनी रक्षा नहीं कर पाई। आपके यहाँ तो सुरक्षा थी कि राजीव गांधी खुद प्रधानमंत्री थे, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। कहाँ की आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे जब आपके यहाँ अपने ही लोग आपके हत्यारे बन जाते हैं। भाई आप लोगों ने नाखून नहीं कटाया रक्षार्थ देश के और एकता अखंडता के, और हमने तो 2-2 प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी है भाई। अब आपको अगर ये भी नहीं जाने तभी तो मैं कह रहा था चश्मा का नंबर बदलवा लीजिए। की तो दिखा होता ना कि जो हत्यारे थे राजीव गांधी, मत बोलिए शमसी भाई, कम से कम इतिहास और तथ्यों पे बात राजीव गांधी के जो हत्यारे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उनको सजा नहीं दिला पाई। आप वफादार कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, ये योगी जी तक बात आपकी चली गई है भाई।
नहीं, ये हमको फिर व्यक्तिगत आप हो जाते हैं ना कि आपको अफसोस ये होता है कि शमसी आजाद ठीक है रवि प्रताप, क्योंकि अगर रवि प्रताप अब मायावती ने जिस तरह से ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की, दलित मुस्लिम की बात अलग से होती है, समीकरण लगातार बनाए जाते हैं, अगर वो अब एक्टिव होती हैं तो नुकसान बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी और आप चूंकि गठबंधन में है आप लोगों का ज्यादा है? देखिए राजेश भाई, बड़ी गंभीरता से बात करूं तो हम लोगों को नुकसान नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में मायावती जी ने एक भी कृत्य ऐसा नहीं किया है दलित समाज के लिए जिससे दलित समाज ये समझे कि वो उनकी पुरोधा है, मसीहा है और उनकी चिंतक है। एक भी नहीं। अब जो बीजेपी को डर सता रहा है कि जो मायावती जी का वोट छिटकेगा तो बीजेपी में तो सटेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, बहुतों के सामने चला गया। अब इनको डर है कि वो सटे ना कहीं, तो केवल वहां पे स्टेबल रहे, अपनी राजनीति करते रहे। इसलिए मायावती जी को ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज रखिए। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है डिक्लाइन होने का, अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं 2% के आसपास भी टूटा उत्तर प्रदेश में, अगर ये बसपा 5 और 7 के बीच में रही तो भाजपा को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी, आप लिख लीजिएगा। चलिए वो वक्त बताएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी और क्या समीकरण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।